नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कृष्णा पंडित। एक बार फिर से खास मुलाकात कार्यक्रम में आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो कि अपने नैतिक दायित्वों के साथ, समाज के साथ और साथ ही साथ राष्ट्र की सीमाओं पर अपने पूरे जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से देते हुए आज हमारे बीच में हैं, जिन्होंने समाज के खट्टे मीठे रंगों के साथ बहुत करीब से देखा है। हमारे बीच में है विंग कमांडर रिटायर्ड मनीष मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो मुझे ये मौका देने के लिए। जी सर, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें बहुत खुशी होती है ऐसे समय पर किसी भी फोर्स से हमारे बीच में जब कोई व्यक्ति आता है, क्योंकि यकीनन देश का स्वाभिमान है हमारे आर्मीज, हमारे जो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे सुरक्षित होते हैं, हमारा देश सुरक्षित होता है। निश्चित ही एक बड़ा योगदान होता है। तो आप बहुत बहुत तहे दिल से जय हिंद और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो सर, मैं आपके बारे में आपके साथ आज चर्चा को जो लोग हैं, क्योंकि ये लोग सुनते हैं, समझते हैं और अपने ओपिनियंस हमसे बार बार शेयर करते हैं। तो हमारी जो ऑडियंस है उसमें सभी वर्ग के लोग हैं और वो अपने अपने तरीके से प्रश्न देते हैं और मेरे पास भी आपके लिए बहुत सारे प्रश्नों का पुलिंदा है। साथ ही साथ क्योंकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तो निश्चित ही ये जो पॉडकास्ट है, ये जो ब्रॉडकास्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत कुछ हमें आपसे सीखने को भी मिलेगा। तो सर, मैं पहले तो ये जानकारी लेना चाहूँगा, जो आपका जन्म कहाँ का है और कैसे, मतलब आपकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो पंडित जी, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे यह सम्मान दिया और मौका दिया कि आपके कैमरे के सामने मैं आ सकूं और अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकूं। और दूसरी बात यह है कि फौजी का सबसे बड़ा मनोबल जो होता है वो है देश की जनता। बिल्कुल सर, देश की जनता के बिना फौजी का कभी मनोबल नहीं बढ़ सकता। आपने एक रिटायर्ड फौजी का मनोबल बढ़ाया है यहाँ बुलाकर, बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअल में क्या है, ये तो देखिए, ये एक्चुअल में रिफ्लेक्शन है। मतलब क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि हम किसी व्यक्ति को ऐसे बात कर ले रहे हैं, भाई हमें पता है कि आपने एक बहुत कीमती समय, अपनी ज़िंदगी का एक बहुत कीमती समय, क्योंकि सेवा में रहकर मुझे मालूम है आपने बहुत सारे सुख सुविधाएं, आप चाहते तो बिजनेसमैन हो सकते, बहुत सारे, जैसे प्राय सामान्य आदमी सोचता है कि एक लग्जीरियस लाइफ हो, लेकिन क्योंकि हम भी इस बात को भली बात ही समझते हैं कि एक बहुत टफ ट्रेनिंग्स और टफ जो इन्वायरमेंट्स होता है उसमें रहकर काम करना होता है। तो मतलब सर, प्राउड का विषय तो है, मतलब ऐसा कह के तो मैं सूरज को दिया दिखाने वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि सर ये तो है सब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्शन है सर। मतलब हम तो कृतज्ञ हैं इस बात के लिए। पब्लिक तो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जब हम कहीं देखते हैं छोटे बच्चे सैल्यूट करते हैं खड़े होकर, तो निश्चित ही वो आपका, आप डिजर्विंग है उसके लिए, और आपकी जो पूरी हमारी इंडियन आर्मी उसके लिए डिजर्विंग है। हार्दिक आभार आपका। मैं एक्चुअली बहुत छोटे से कस्बे में पला बड़ा। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ था और मेरे फादर सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर थे, जो बाद में प्रिंसिपल बन के रिटायर्ड हुए। तो मेरा बचपन है, मेरी शिक्षा दीक्षा एक कस्बे में हुई, दमोह जिले के कस्बे में, जिसका नाम है पथरिया, स्टेशन पथरिया। और वहां से मुझे एक मौका मिला है कि स्कॉलरशिप पाने का, कि 8वीं क्लास के बाद से मेरी शिक्षा सीनियर स्कूल ग्वालियर में हुई, क्योंकि मुझे एक स्कॉलरशिप मिली। और मैं आज जो भी मुकाम मैंने तय किया है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा मुकाम तय किया, जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ उसमें मेरे पेरेंट्स का, कि उनकी जो उन्होंने शिक्षा मुझे दी और शिक्षा के लिए जो प्रेरित किया, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे विद्यालय में मुझे कुछ अच्छे गुरु मिले जिन्होंने मुझे शिक्षा के प्रति प्रेरित किया, किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आर्मी में जाना मतलब ये बचपन से ही शुरुआत, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं पेरेंट्स तो टीचर थे। जी, मुझे जो भारतीय वायुसेना का जो लोगो है मुझे बड़ा आकर्षित करता था और मैं चाहता था कि भारतीय वायुसेना में जाऊं। बचपन से मेरी इच्छा थी और ईश्वर ने कुछ ऐसा चाहा कि वो रास्ते बनते चले गए और मैं भारतीय वायुसेना में चयनित हुआ। और लगभग 23 साल मैंने भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भारतीय वायुसेना के, कि मुझे एक मौका दिया कि देश की सेवा करने का भारतीय वायुसेना के माध्यम से। नहीं, बहुत बड़ी बात है।
और सर जैसे आप जब छोटे रहे होंगे जी, तो क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को प्राय सभी बच्चों जी, मतलब छोटे बच्चों को मैंने देखा है, तो एक आप जब उनसे 4 बच्चों में से बात करेंगे तो उनमें से 2 कहेंगे ही कहेंगे कि हमें इंडियन आर्मी बनना है। मतलब उन्हें पता नहीं होता कि कैसे, लेकिन क्योंकि वो इतना रोमांचित करता है, क्योंकि देश का जज्बा, वो बातें, फिर उनका वो डिसिप्लिन, उनकी वो बीपीटी, उनकी वो ट्रेनिंग्स, और आज तो बच्चे वीडियोस के माध्यम से, रील्स के माध्यम से बार बार देखते हैं कि सैनिक खड़े हैं, तो जो सैल्यूट उन्हें मिलता है, जो उन्हें सम्मान मिलता है, तो ये अच्छी बात है कि बच्चे उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब ऐसा आपके साथ भी रहा होगा। बिल्कुल। तो सर क्योंकि देखिए हमारे यहाँ हमारे दर्शक दोनों तरह के हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि आप भारतीय सेनाओं को अवश्य ज्वाइन करें और देश को अपनी सेवाएं भारतीय सेनाओं के माध्यम से दें, तो भारतीय सेनाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, देश के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जैसे युवाओं की देश को जरूरत है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कई बच्चे चाहते हैं कि फौज में जाएं और वहां अपनी सेवा दें, लेकिन कई किसी वजह से वो चयनित नहीं हो पाते हैं, उनका चयन नहीं हो पाता है। तो हिम्मत ना हारें, दिल छोटा ना करें, आप किसी भी रूप से देश की सेवा करें, आप सैनिक ही कहलाएंगे। तो सर मतलब बच्चों को एक अच्छी गाइडलाइन अगर वो चाहे तो आपके थ्रू मिल सकती जी, है ना? नहीं समझ सर, आपकी शिक्षा मतलब कितनी हुई, कहाँ से हुई? मैंने जैसा आपको मैंने बताया कि मेरी जो स्कूली शिक्षा पहले पथरिया नामक जगह पर हुई, फिर कक्षा 8वीं के बाद से मैं चला गया सिंधिया स्कूल ग्वालियर में, जहाँ मैं कक्षा 12वीं तक मैं पढ़ा वहाँ। उसके बाद मैंने कॉलेज अपना ग्रेजुएशन किया मैंने सागर विश्वविद्यालय से। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में, मैं चला गया। अभी मैं फौज से सेवानिवृत्त होने के बाद मैं बहुत सारे गाँवों में जाता हूँ और बच्चों को प्रेरित करता हूँ भारतीय सेनाओं में जाने के लिए। उनको बेसिक गाइडेंस देता हूँ कि भाई जाने के लिए फॉर्म कैसे भरना है, कैसे कैसे आपको पता चलेगा कि वैकेंसी है। मतलब ये आप लॉट ऑफ स्कूल्स में जाके ये बात बच्चों के बीच में कर रहे हैं। खासकर जो भारत सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनमें जाके मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि शायद ग्रामीण बच्चों को यह जानकारी नहीं है। जी। तो उस जानकारी के अभाव में वो हासिल नहीं कर पाते जिसके वो अधिकारी हैं, जिसका जितना उनके पास प्रतिभा है उसका पूरा प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास वह माध्यम नहीं है जिससे वो उनको जानकारी मिल सके। हाँ, मतलब एक्चुअल में ये तो खैर मैंने भी सर फील किया इस बात को कि सही गाइडलाइन नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो इस विषय पे खैर काम होना चाहिए और आप कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत थैंक्स। और मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ कि मैंने नीचे सर के सोशल हैंडल्स और सर के लिंक्स शेयर किए हुए हैं, आप चाहें तो सर से सीधे जुड़ सकते हैं और उनसे इस विषय में कोई भी और जानकारी है वो भी आप पर्सनली ले सकते हैं। तो सर मैं आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों से रूबरू कराते हुए आपको ये बात जानना चाहूँगा कि सर आपकी शिक्षा हुई, उसके बाद मतलब आर्मी में कैसे एंट्री हुई? हमारे जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जी, और एक हम लोगों का प्रक्रिया है जिसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं, उसके थ्रू मेरा चयन हुआ। फिर हम लोगों की ट्रेनिंग होती है आर्मी की। कोई एक ऐसा इंसिडेंट होगा ना सर जिससे जब आपको पता नहीं था कि मैं आर्मी में जाऊंगा और एकदम से कनेक्ट? ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं चाहता था जाना और मेरी इच्छा शक्ति थी और मैं गया जी। मैं सिर्फ पहले से यही सोचते थे। बिल्कुल। मुझे मतलब इसके अलावा मुझे किसी और सर्विस में जाना ही नहीं था। मुझे भारतीय सेनाओं में ही जाने का, चाहे वो भारतीय वायुसेना हो, चाहे वो भारतीय सेना हो, भारतीय नौसेना हो, इन तीनों में से मैं किसी में जाना चाहता था और ईश्वर की असीम कृपा रही कि मैं जा पाया, मेरा चयन हुआ। मेरी उम्र थी करीब 22 साल। 22 साल जी। कैसा अनुभव था सर? बहुत अच्छा अनुभव था और जैसा लगा जैसे मेरा सपना साकार हो गया और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा था और भाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला। हाँ, देश की सेवा करने का मौका मिला। ये काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन काम के साथ एक ऐसी जॉब जो आपको दिल से सेटिस्फाई करती हुई। कहा जाता है सेनाओं के बारे में कि जो सेनाएं होती हैं, सेनाओं की नौकरी
वो नौकरी नहीं है, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने का तरीका है। और सच में जीवन जीने का तरीका मैंने फौज में जाने के ही बाद सीखा। आज जो भी हूँ मैं, और जो भी श्रेय जाता है वो भारतीय वायुसेना को जाता है। आज मैं आपसे बात करने के काबिल हूँ, मैं कॉन्फिडेंस है, एक अनुशासन मेरे में है, तो ये भारतीय सेनाओं की वजह से है। बिल्कुल सर, ये तो है सर कि लाइफ को डिसिप्लिन तो सिखाते हैं। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, और भारतीय वायुसेना ने दूसरी माँ बनके, मेरी माँ बनके मुझे माँ भारती की सेवा का मौका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सर। देखिए ये तो है, क्योंकि निश्चित ही जब कभी आर्मीयंस की बात होती है तो हमारे जो देश का नौजवान है, क्योंकि स्वाभाविक बात है सब में मस्करी भी है और हमारे देश में लोग गुदगुदाते हुए जीते हैं जी। तो शायद एक फ्रेम ऐसा बन जाता है कि अगर किसी आर्मी पर्सन के साथ हैं आप तो सो डिसिप्लिन। तो मतलब एक्चुअल में मैंने जो देखा फील किया कि अगर आप मतलब कैसे भी चल रहे हैं, लेकिन जब आप होते हैं तो बिल्कुल एक अपने आप ही एक बात आ जाती है, नहीं सीधा खड़ा रहना। बिल्कुल। तो ये एक बात है। तो सर लेकिन मैं आपके साथ देख रहा हूँ कि मतलब आपके अंदर ऐसा नहीं है कि एक चार्म भी है आपके अंदर, एक मतलब एक डिसिप्लिन के साथ साथ गंभीरता के साथ साथ आपके अंदर एक बचपना भी है जो आपको गुदगुदाने के लिए बार बार। बचपना कभी जाना नहीं चाहिए इंसान से। यस सर, और बचपना हमेशा रहना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी बात है। देखिए जॉब प्रोफाइल एक अलग बात होती है, और उसके साथ साथ एक हृदय की वेदनाएं होती हैं, और उसमें छोटा सा जो दिल है वो बार बार अपेक्षाएं करता है, समाज को देखता है, वहाँ से चीज़ों को, क्योंकि आपके बहुत सारे से आयाम मैंने देखे। मैं आपको एक एक करके रूबरू कराऊंगा सर के साथ कि क्या चीज़ें हैं जो बार बार उन्हें कनेक्ट कर रही हैं मेरे को। मैं आपसे चर्चा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि केवल एक ऐसी पर्सनैलिटी से बात नहीं कर रहा हूँ जो अपनी सेवा देके सेवानिवृत्त होकर घर बैठ गए। उसके साथ में जो आपके इम्प्लीमेंट्स हैं, वहाँ से आने के बाद जो आप लौटा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कीमती है, और उसको मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई किस्सा वाकया जो आपने जॉब के टाइम पे रहा हो जो आप पब्लिक के साथ हमारे साथ शेयर करना चाहें। बहुत सारे किस्से रहे, बहुत सारी कुछ ऐसा जो सर हमको थोड़ा सा सीखने को भी मिले। और जी मैं एक बहुत थोड़ा मार्मिक किस्सा बताऊंगा आपको जी। 2001 में जब ये भुज में भूकंप आया जी, तो मैं भुज के बगल में जामनगर जो हमारा एयरबेस है वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। फिर हम लोगों की ड्यूटी लगी वहाँ पे भुज में कुछ काम करने की, कि भाई वहाँ से रेस्क्यू के जो कार्य थे उसके लिए जी। जो तबाही देखी उससे एक शिक्षा ये मिली कि हम अपने आप को प्रकृति से बड़ा मानने लगते हैं। इंसान प्रकृति कितनी शक्तिशाली है उसके सामने इंसान का बस नहीं चलता। वहाँ एक बिल्डिंग धसी हुई थी, और बिल्डिंग में एक वृद्ध सज्जन बहुत दिनों से बहुत दुखी थे। उनका पूरा परिवार उस बिल्डिंग में दब गया था। वो सज्जन करोड़पति थे, लेकिन वो करोड़ों रुपए उनके परिवार को नहीं बचा पाया। उससे ये शिक्षा मुझे मिली, उस घटना से, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद ये घटना मिली कि प्रकृति के सामने हम बहुत छोटे हैं, और प्रकृति को कभी वश में करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा गलती बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका हमें खामियाजा भुगतना ना पड़े। भगवान से, ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, उसको डिसबैलेंस करते हैं हम लोग बार बार, मतलब नेचर को डिसबैलेंस करते हैं हम लोग जानबूझकर ऐसी कोशिशें करते। अभी कोरोना काल में भी आप देख लें कि वास्तव में एक एक व्यक्ति को समझ में आ गया कि कुछ भी काम का नहीं है जी। आप जब प्रकृति बिगड़ती है तो फिर वो सब चीजों का नाश कर देती है। बिल्कुल। तो उसमें आपने देखा होगा बहुत अच्छे से अच्छे लोग परेशान हुए, और मतलब सब एक बराबर सा था, सब कुछ रुक सा गया था। पहली बार हम लोग के मतलब पूरी सबकी जिंदगी में ऐसा टाइम पहली बार की अक्सर एक वर्ड कहा जाता था कि दुनिया थोड़ी ना रुक जाएगी। बिल्कुल। लेकिन ये इस पे भी स्टॉप लगा। दुनिया रुक गई थी, पूरी दुनिया रुक गई थी। बिल्कुल। मतलब पूरी दुनिया एकाएक रुक जाना और सबका अपनी अपनी जगह पे लॉक रहना, मतलब ये सा जैसा कुछ है ही नहीं, सब बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब और उसके बाद आदमी तब भयभीत हुआ, काफी लोग उससे सुधरे। बिल्कुल। मतलब ये भी एक अच्छी बात है, काफी लोग उससे सुधरे, उन्होंने अपनी बाकी लाइफस्टाइल को सुधारा, जो कुछ तो भी चल रहा था उससे उन्होंने चेंज करना शुरू किया जी। तो इसको सर कैसे देखते हैं?
जैसे आपने बताया कि वो एक जो घटना थी उसने आपने इसको कैसे देखते हैं, क्या करना, कैसे आप इसको महसूस करते हैं? कृष्णा जी, एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि प्रकृति बीच बीच में अपना रंग दिखाती है, अपना रूप दिखाती है जी। उससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो ये कोरोना आया, कोविड-19 आया, इसकी वजह से बहुत ट्रेजेडी हुई, बहुत बड़ी त्रासदी थी। मेरे एयरफोर्स के एक साथी थे, उनने अपने 2 बच्चों को एक साथ खोया। अगले दिन उन्होंने अपने माँ बाप को खोया। तो घर में 4 लोगों का जाना 2 दिन के अंदर, इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो बहुत सारे घरों में इस तरह की त्रासदी हुई, लेकिन हमने क्या इससे सीख ली? शायद हमने सिर्फ सीख 20% ली, सिर्फ 20% ली है। हम अपने वही रंग ढंग दिखाने लगे हैं जो पहले थे। हमें ये सोचना पड़ेगा कि नेचर को, हम एक प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, पर्यावरण को हम दूषित कर रहे हैं, हर तरीके से अपनी सोसाइटी को दूषित करने का प्रयास हो रहा है कहीं कहीं। तो हमें इसको रोकना होगा। एक हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे अच्छे के लिए है। हमारी पूरी, मतलब इसे डिसिप्लिन लाइफ से थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, और इसे एजुकेशन से थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। सीख लेने की जरूरत है। हर त्रासदी से हमें सीख मिलती है। लेकिन ये कहा जाता है कि एक कहावत है, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हम इतिहास से यह सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। बहुत खूबसूरत। तो हमें सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर नहीं सीखेंगे तो ये हमारे लिए घातक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ सर आगे बढ़ते हुए जी, क्योंकि ये तो एक बात है, ये बड़ा चैप्टर है, इस पे हम सर के साथ बैठेंगे और भी, क्योंकि ये तो पहला सेशन है, निश्चित ही बहुत सारी बातें सर के साथ होनी है और हम आगे भविष्य में इस पे और कैसे काम कर सकते हैं, हम इस विषय पे काम करेंगे। सर आपकी शादी मतलब उसके बाद हुई होगी? शादी जी एयरफोर्स में जाने के बाद। तो सर शादी ये देख के हुई कि एयरफोर्स में लड़का या कुछ और था? ये बहुत व्यक्तिगत पहलू है, मैं अपने तक ही रखूंगा। लेकिन ये मैं ये अवश्य कहूंगा कि जब एयरफोर्स में जाने से पहले यह मैंने तय कर लिया था कि मुझे किससे विवाह करना है। अरे उसी से विवाह किया मैंने। बहुत शानदार। मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि लव का मैरिज हुआ होगा। बिल्कुल। बहुत शानदार सर। मतलब देखिए, ऐसा मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ कि मैंने कहा ना, यहाँ दिल भी है, मतलब एक, और उसके आसपास घूमते रहना, एक बचपना, कितने प्यार से आप कितनी मासूमियत से चीज़ों को रख लेते हैं विद डिसिप्लिन, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर फिर तो मतलब भाभी जी का काफ़ी योगदान आपके साथ रहा होगा। पूरा योगदान। सेनाओं में जो भी जाते हैं उनके पीछे उनके पत्नियों का और पतियों का बहुत हिस्सा रहता है। पत्नियों का इसलिए बोलूंगा क्योंकि आजकल महिलाएं भी पूरा बढ़ चढ़ के योगदान दे रही हैं फौज में। तो उनके पतियों का भी बहुत बड़ा योगदान है पीछे से। उनके सपोर्ट के बिना हम एक कदम नहीं बढ़ सकते। उन्होंने पूरा हमारा सपोर्ट किया, हमारे स्पाउसेस ने, हमारे जो लाइफ पार्टनर हैं, हमारे जीवन साथी हैं, उन्होंने पूरा हमारा सहयोग किया। तभी जाके हम अपने आप अपना 100%, 100% देश की सेवा के लिए दे सकते। नहीं, निश्चित ही सर। एक्चुअल में मतलब जो खासतौर पे आर्मी में जो महिलाएं हैं, जो लोग घर देखती हैं, या जो हस्बैंड हैं, जो लोग देखते हैं, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, निश्चित ही एक बड़ा सीखना। मतलब क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जामनगर में हमारे मौसे ससुर हैं जी, और वो भी रिटायर्ड हैं। और एक्चुअल में क्योंकि फैमिलीज अगर सपोर्ट नहीं करे तो मुझको लगता है कि शायद ड्यूटी करना भी बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। क्योंकि सबके साथ सबकी अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल। और निश्चित ही एक बड़ा, क्योंकि हम जब फिल्मों को देखते हैं, हम जब चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि हम फिल्म मेकर, हम समझते हैं इस बात को, हम लोग तो उसे ड्रामेटिकल करते हैं जी। लेकिन जब भी ड्रामेटिकल करते हैं तो वो जो फील बार बार आता है कि जिसके साथ बीत रही होगी ऐसी, वो तो रोज इस बात को सह रहा है। बिल्कुल सही। मतलब कब घर पे क्या संदेश आएगा, रोज उस बात को, मतलब उनको कैसे उसका इंतजार करते हैं, वो कैसे बार बार रोज आपके आने का इंतजार करते हैं कि आप सही सलामत आएंगे। रोज इस बात का इंतजार करते हैं कि ड्यूटी सही रहे। रोज इस बात की दुआ करते हैं कि जंग के आगाज ना हो, ऐसी सिचुएशंस ना बने जहां मतलब आपको लड़ना पड़े। और उसके बाद रोज ये भी करते हैं कि देश की सुरक्षा में, स्वाभिमान में आप पूरी तरीके से लगे रहें। मतलब बहुत ही टफ है।
बहुत टफ है। तो सर सैल्यूट करता हूँ मैं ऐसी सारी इंडियन वुमेन्स को और ऐसी फैमिलीज को जो अपने परिवार के साथ मनोबल के साथ खड़े होते हैं, और निश्चित ही हम सबको इस बात से सीख लेनी चाहिए। तो सर भाभी जी जो है उनकी एजुकेशन वगैरह कैसी रही? वो मध्य प्रदेश की हैं और मैं यहीं पे मध्य प्रदेश में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई जी, और उन्होंने पूरा मेरा साथ दिया, हमेशा अभी भी दे रही हैं जी। और जो भी मैं करूँगा या वो भी जो भी अपना जीवन में जैसे जीना चाहती है, हमारा हम दोनों का साथ एक दूसरे के प्रति है। बहुत शानदार। पूरा समर्पित है हम लोग कि, और हम लोगों का पूरा उद्देश्य इस समय यह है कि देखिए अब हम एक उम्र के उस मुकाम पर हैं जहाँ हम इस समाज को या देश को नई शुरुआत देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत जी। अपने लिए हमें करने का कुछ बहुत ज़्यादा मन नहीं है, तो हमारा को बहुत महत्वाकांक्षाएं नहीं है कि हमें अपने लिए बहुत बड़ी जायदाद इकट्ठी करनी है या ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि हम देश को जितना भी अधिक से अधिक दे सकें, अपने जीवन के रूप में भी अगर हम दे सकें तो हम बहुत बड़ी, हम ईश्वर से ये हमारी प्रार्थना है कि हमें इस काबिल बनाए कि हम हर कदम पर हर क्षण देश को कुछ ना कुछ दे सकें। अच्छा सर, आर्मी के खाते से जी और एज अ मतलब फोर्स को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिविलियंस को देखकर जी बहुत कुछ, क्योंकि जब मैं उनकी तरफ से देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ वो पूरी ईमानदारी रख रहे हैं देश के बॉर्डर पे खड़े रह के अपनी ड्यूटी के साथ, और एक तरफ जो सिविलियंस हैं, जो आम आदमी हैं जी, वो बात बात पे लापरवाही करता है। तो सर गुस्सा तो आती होगी कि कैसे? गुस्सा इसलिए नहीं आती, देखिए ऐसा है कि हम भी तो सिविलियन हैं, हम भी तो सिविलियन से ही आए हैं, उसी परिवार से आए हैं। जी जी। जो फौज है एक सिविलियन का ही एक एक्सटेंशन है, एक बिल्कुल उसी का एक हिस्सा है। तो हम अपने आप को कभी अलग नहीं कर सकते, हमारा परिवार है वो, तो परिवार के ऊपर गुस्सा नहीं आती। नहीं सर, ये तो आपकी परिवार के ऊपर दुख लगता है कि मैं किसको कैसे रोकूं। यस यस, ये आपकी कृतज्ञता है। लेकिन वहीं जब हम दूसरी गवर्नमेंट ड्यूटीज को देखते हैं जी, तो वो पूरे देश को निपटाने में लगे हुए हैं। मतलब इसको कैसे योगदान में ये नहीं कहूंगा, देखिए ऐसा है कुछ मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं जी। सारी सर्विसेज जो है, सारी जो सेवाएं हैं, वो सब अपनी अपनी सेवाएं किसी न किसी रूप से दे रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ये है कि कुछ लोग हैं जो हर जगह पे आपको मिल सकते हैं। एक अच्छी बात है कि सर सही का प्रतिशत ज्यादा है। हाँ। हम जिस चरम पर है शिक्षा के, मतलब बहुत गजब बात है कि हम इस समय देश बहुत ऊपर है शिक्षा के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, हर मामले में आगे बढ़ रहा है। मतलब हम अपने शीर्ष पर हैं इस समय ज्ञान को खोलने के लिए और नई संभावनाएं तलाशने के लिए। हम क्योंकि ब्रह्मांड में जीवन तलाश रहे हैं, तो निश्चित ही एक बहुत अच्छे स्तर पर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी संभावना है राजनीतिक क्षेत्र में भी और व्यापारिक क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की। इसमें क्या कहेंगे? मैं पहले इसमें एक थोड़ा सा एक टिप्पणी में करूंगा जी। किसी भी मुकाम पर हमें ये नहीं सोचना है कि हमने पूरी तरक्की कर ली, हमें सब कुछ हासिल हो गया। बहुत बढ़िया। नहीं, अगर हमने जिस दिन ये सोच लिया जी कि हमने तो जो पाना था हमें पा लिया और पूरी देश की तरक्की हो चुकी है, वहां से हमारी तरक्की रुक जाएगी। मतलब अभी इसके आगे भी कुछ है, ये हमेशा बहुत है। हमें बहुत सारी चीजें चिकित्सा के रूप में हमें करनी है। जैसे कोविड-19 आया, हमारी जितनी हमारी गलत फहमियां थी, हम प्रिपेयर नहीं थे। बिल्कुल, हमें तैयारी करने में टाइम लगा, लेकिन उस दौरान जो तैयारी करने में टाइम लगा, 2 साल में कितनी बड़ी त्रासदी हुई, कितने लोग मारे गए। बिल्कुल। तो हमें बहुत सारी चीजों के लिए प्रति अपने आप को तैयार करना है, मानवता के लिए, पूरी प्रकृति के लिए तैयार करना है। तो अभी हम शीर्षता के मुकाम तक पहुंचे नहीं है। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमें करते रहना। मैं करेक्ट करता हूँ इस बात को। ये बिल्कुल, मैंने ये बात कही इसीलिए थी कि हम इस बात को समझ सकें कि अभी हमें बहुत कुछ करना है। अभी संभावनाएं बहुत हैं जी। तो सर देश की जो युवा पीढ़ी है जी, इसको लेकर, क्योंकि आपका एक जो नजरिया है जी, एक डेडिकेशन ऑफ द नेशन इसके प्रति, वो युवाओं को आप किस तरीके से मैसेज करते हैं? क्या होना चाहिए, किस तरीके से? तो जिस भी क्षेत्र में काम जी, युवाओं को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, एक संदेश देना चाहूंगा कि यह जो देश है ये आपका अपना घर है। जो भी आप इसमें योगदान देंगे वो आपका अपने प्रति योगदान है। बिल्कुल। तो देश के प्रति नहीं, आपका अपने प्रति योगदान है, क्योंकि आपका घर है। बिल्कुल। आप जैसा देश को रखना चाहोगे अपनी पीढ़ी में, आगे आने वाले समय में, तो आपको वैसे ही उसका फल मिलेगा। हाँ, निश्चित ही। मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं कि आज हम जो सुरक्षित माहौल देख रहे हैं, जो समृद्ध माहौल देख रहे हैं जी, इसमें हमारे बुजुर्गों का, हमारे शहीदों का बड़ा योगदान था जी। तब हम आज ये चीज देख पा रहे हैं। उनकी जो उनका बलिदान है आज हमारे
देश को उन्नत करने में उस बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है, पूरा योगदान है। पूरा योगदान है। तो उसको किसी भी रूप में भूलना नहीं है और हमें अपना भी योगदान देना है जिस भी रूप में दे सकते हैं, ताकि हमारा देश तरक्की करता रहे। हमारा घर है, हमें अपने घर को बढ़ाना है। मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं करता कि आप आर्मी में जाएं। हाँ, आप मैंने पहले भी कहा आपसे कि कोई जरूरी नहीं कि आप जो लोग चयनित नहीं हो पाए तो उसका मतलब ये नहीं कि फौजी, वो भी देश का सिपाही है। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में पूरा योगदान दे रहा है। मैं भी सर, मैं एक्चुअल में आर्मी में जाना चाहता था, मैं टेस्ट में फेल हुआ। मैं उसको डिजर्व नहीं कर पाया किन्हीं भी कारणों से, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा मैं हार गया। मुझे ये चीज बार बार प्रेरित करती रही कि हम जहाँ हैं वहां से डिफेंस है। बिल्कुल, आप जितने जिस व्यवसाय से आप अपना योगदान दे रहे हैं देश को, बहुत बड़ा उसका मायने रखता है। आपका उतना ही बड़ा योगदान है जितना एक फौजी का है। तो किसी को अपने योगदान को कम नहीं आंकना चाहिए, उसका पूरा योगदान है। ऐसे योगदान देते रहे जिस प्रोफेशन में है, जिस व्यवसाय में है। अभी एक अच्छी बात आई थी कि किसी ने कहा था कि ऐसी बात चल रही थी और युवा, मतलब एक हेल्दी डिस्कशन था, बहुत जबरदस्त। तो किसी ने कहा कि एक्चुअल में फोर्स है और वो उनको तो इसको मिटा देना चाहिए, उसको मिटा देना चाहिए। तो किसी ने एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात की, बुजुर्ग बैठे हुए थे, बहुत खूबसूरत बात की। देखिए क्या मिलता है बुजुर्गों से। उन्होंने कहा कि तुम सबसे बड़ी बात देखो कि पुरातत्व से लेके अब तक हमारे यहाँ, मतलब हम लोग डिफेंस हैं, हम लोग लड़ाई नहीं करते जी, हम लोग रक्षा करते हैं। तो हमारे यहाँ जितनी डिफेंस है, आप देखो रक्षा मंत्रालय है, बिल्कुल है ना। आप कहेंगे तो एयरफोर्स डिफेंस है ना, तो ये नेवी डिफेंस है। मतलब हम लोग डिफेंस करते हैं, हम लोग सुरक्षित करने के लिए। हमारा देश स्वाभाविक रूप से आक्रमणकारी नहीं है। जी, ये बहुत बड़ी बात। हमने अपनी रक्षा पूरी बहादुरी के साथ की है जी। इसका मतलब ये नहीं कि हम आक्रमणकारी, हमने किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया कभी भी जी, ना हम करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे देश के ऊपर आक्रमण होता है तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से भी देंगे। हाँ, ये हमारी सभ्यता है, हमारी शिक्षा है जी। अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब हम गोली बारूद से देंगे और उसको इतना सबक सिखाएंगे कि वो। तो मैं युवाओं के बारे में जो बात चली, मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा, एक संदेश देना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देश के जितने नौजवान हैं उनसे ये अनुरोध है कि आप अपनी पुस्तकों के प्रति रुझान जो आपका रहा है उसको जारी रखिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। बिना पुस्तकों के आप बढ़ नहीं सकते। देखिए, हम हर देश विदेश में नहीं जा सकते, हर देश की यात्रा हम नहीं कर सकते, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से जो बाकी देशों की, बाकी जगहों की, बाकी स्थानों की जो अच्छाइयां हैं, अच्छे विचार हैं, हम तक पहुंच सकते हैं। बहुत सस्ते दामों में पहुंच सकते हैं। तो किताबों का साथ मत छोड़िए, माँ सरस्वती की आराधना करते रहिए हमेशा, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। दूसरा संदेश मैं ये देना चाहूंगा, जब मैं समाचारों में पढ़ता हूं, सुनता हूं, दिल टूट जाता है कि हेलमेट के प्रयोग ना करने के कारण किसी नौजवान को इस दुनिया से जाना पड़ा। उनके माँ बाप हैं, उनके बारे में सोचिए। बिल्कुल वो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। जिनका बच्चा चला गया हो एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, किस लिए? क्योंकि हेलमेट नहीं पहना था। आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है हमारे नौजवानों से, सभी देशवासियों से, कि अगर आप 2 पहिए वाहन का या 4 पहिए वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, तेज मत चलाइए, क्योंकि आपका जीवन बहुत कीमती है। सबसे पहले तो आपके अपने माता पिता के लिए बहुत कीमती है। उनको इतना दुखी छोड़ के मत जाइए। बिल्कुल सर। एक हमारे बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं जी, PS यादव आर्य जी, वो आर्य लिखते हैं और बड़ा मतलब गहन चिंतन है, जूनियर साइंटिस्ट हैं। एक परिवार के यहाँ एक क्षति होने के बाद उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में एक बात कही थी कि हमारी जो बीज है, मतलब ये हमारी संपत्ति है जी, और ये इस देश के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम अपने बीजों को संरक्षित करें, हम अपनी संपदा को संरक्षित। और हमारी संपदा सल्तनत नहीं है, हमारी सल्तनत ही हमारे युवा हमारी संपत्ति है। देखिए, इनका गलत शिक्षा होना, इनके साथ गलत आदतें होना,
इनके साथ क्षति होना हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति है। तो इस तरफ हम सबको जागरूक होना चाहिए और निश्चित ही इस विषय पे और भी आयामों में हम चर्चा करेंगे, विभिन्न माध्यमों से हम कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं तो कटिबद्ध हूँ, मैं सर के साथ बिल्कुल। एक और मैं मैसेज जो देना चाहूँ इसी साथ में, आपके माध्यम से यह मैसेज पहुंच जाए जी। कई जगह पे खासकर कोविड के बाद यह हुआ है कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जब मजदूर आते हैं उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं जी जी, तो उनका जो शिक्षा है वो छूट जाती है, क्योंकि अगर वो मध्य प्रदेश के एक गांव से आए हैं जहां उन बच्चों का नाम लिखा हुआ था जिस स्कूल में जा रहे थे, अभी भोपाल में आके वो लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं उनके माता पिता, तो उन बच्चों का स्कूल कंटिन्यू नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो ये हम सबका दायित्व है कि ऐसे बच्चों के माता पिताओं को हम प्रेरित करें कि जो भी निकटतम स्कूल है उस स्कूल में दाखिला कराएं, और ताकि उन बच्चों को अपनी शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े, भले वो 6 महीने के लिए क्यों ना हो। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर देखिए कहते हैं ना कि अगर उसमें सही बीज पड़ गए जी तो वो खुद अंकुरित होंगे और वो खुद फूट पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित ही यदि हमने अच्छी शुरुआत करा दी उनकी, देखिए आपको लगेगा ये बड़ा टफ काम है, जबकि ये बहुत सहज और सरल काम है। और इतना सरल काम है कि आप उन्हें बहुत अगर एजुकेट नहीं करा पा रहे हैं तो अपने किसी मित्र के पास, किसी कोचिंग में, किसी ट्यूशन में, किसी छोटे से इंस्टीट्यूशन में आप उनको सिर्फ थोड़ी देर बैठने की जगह दे दें, उनके यहाँ पर दाखिला करा दीजिए, सिर्फ उनका दाखिला करा दें, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, स्कूल में दाखिला करा दें। आजकल सारी सुविधाएं मौजूद है, 2-3 किलोमीटर के अंदर स्कूल्स अवेलेबल है, तो बस इतना हमें करना है कि उन बच्चों का, जो बच्चे जिस स्कूल में दाखिला नहीं है उनका दाखिला करा दें, उनका प्रवेश करा दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इस बात की शुरुआत मैं आपसे आज ही के साथ करूंगा, और निश्चित ही हम लोग इस पे, क्योंकि मैं जब हम पढ़ते थे सर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, इसके साथ में हम काफी चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे घर के पास एक बस्ती हुआ करती थी, राहुल नगर बस्ती है, आज भी एक बड़ी बस्ती हो गई वो। तो वहाँ पर मैं, हमारे कुछ मित्र, और वहाँ पे जाके हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन दिया करते थे, क्योंकि हमको ऐसा लगता था हम पढ़ रहे हैं तो हम कुछ पढ़ाएं। तो वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देते थे। वो स्ट्रेंथ 10 हुई, 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई। फिर हमने अपने आपस में तय किया कि एक स्कूल डाल देते हैं छोटा सा। तो एक प्राइमरी स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराया, समिति बनाई और उसको रजिस्टर्ड करके डाला। कुछ दिन वो किराए के कमरों में चला, वो 1 से 2 फिर 3 से 4 कमरे लिए, और फिर धीरे धीरे, क्योंकि हमारा खुद के कंट्रीब्यूशन से चल रहा था, फिर उसके बाद हमने इसको ये प्लान किया कि अपन थोड़ा सा कुछ एक फी रखेंगे, जिससे क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल, स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी, जगह कम पड़ रही थी। फिर हमने वहाँ जो लोकल के पार्षद थे उनसे मिलकर, लोकल के लोगों से मिलकर एक जगह एक्वायर की। उस जगह पे क्योंकि नाला हुआ करता था और वो जगह यूजलेस थी, उसको भर्ती करके, उसको बराबर करके उस जगह पे खुद अपने हाथों से, मतलब हमारे पास कॉस्ट नहीं थी और हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जो एक मेमोरेबल भी हो और कम से कम समझ में आए कि ऐसे भी किया जा सकता है। तो कॉस्ट नहीं थी, तो हम लोग 4-5 दोस्त मिलकर खुद जगह जगह रेलवे ट्रैक के किनारे पे से जो वेस्टेज बोल्डर्स होते हैं, हम उनको उठा के ट्राली में डालते थे, वहां तक पहुंचाते थे। बहुत बड़ा योगदान है। और खुद उससे, क्योंकि हमारे पास भाई खरीदने के लिए पैसा नहीं था कि हम उसमें से ईट, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट थे, तो हम उस चीज को कैसे करते हैं। लेकिन सबने मिलके उसी गारे में से धीरे धीरे उसकी नींव डाली, उसकी दीवारें बनाई, और आज वो एक भव्य इमारत है। और वहाँ पे लगभग 500 से 600 स्टूडेंट्स। आपने अपनी मेहनत से जो फाउंडेशन बनाई, उसकी जो नींव रखी जी, वो कहीं ना कहीं। और सबसे अच्छी बात जो सर आज वहाँ है कि वहाँ जितने टीचर्स हैं 80% जी टीचर्स वहीं के स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, जो वहीं से पढ़े जी, वहीं आज वो टीचर हो गए। और वो उसको क्योंकि उनकी वहाँ से एक निमित्ता है चीज़ों की, वो करते हैं, उनको पता है कि कैसे हमें मिला था, तो वो उस जगह पे अपना योगदान देते हैं। बहुत बड़ा योगदान है आपका। और हम भी कोशिश करते हैं कि देखिए गायत्री विद्या मंदिर एक छोटा सा प्लेस है, ये इशू नहीं कि गायत्री विद्या मंदिर है या एक छोटा सा कहाँ है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हर जगह ऐसा कर सकते हैं। ये मैटर नहीं कर रहा है कि सोच बड़ी है, अगर आपने सोच लिया है तो निश्चित ही ऐसा होगा और आप इसको कारगर कर जाएंगे। बिल्कुल। और क्योंकि एक बड़ी बात है, मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जिन्होंने इस विषय पर बहुत काम किया है ऑलरेडी। आपने बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी जगह आज आप अपने लेवल से एजुकेशन दे रहे हैं। अभी आपने एक अच्छा विचार लाइब्रेरी को लेकर रखा है सर, इसको लेकर कैसे अपन इम्प्लीमेंट कर पाएंगे फ्यूचर में? मैं एक छोटे से पॉइंट से समझूंगा। कृष्णा जी, मैं एक्चुअली ये मैंने देखा कि जब भी हम
ट्रेन से यात्रा करते थे जी, तो हर स्टेशन में, भले ही छोटा सा स्टेशन क्यों ना हो, वहाँ किताब की दुकान होती थी, पुस्तकों की दुकान बिल्कुल, होती हम लोग एक किताब लेके सफर में पढ़ते थे या वेटिंग में बैठ के पढ़ते थे। तो पढ़ने की आदत थी लोगों जी। में। आज स्मार्टफोन आने के बाद में, स्मार्टफोन बहुत अच्छी चीज़ है, आज इसने हमारा काम आसान किया है, बहुत अच्छी चीज़ है। और साइंस की ऐसी तरक्की होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, लेकिन कुछ अपनी हम जड़ों को नहीं छोड़ सकते। पुस्तकें हमारी जड़ है जी, पुस्तकों के माध्यम से हमने सीखा है, पुस्तकों का हाथ नहीं छोड़ सकते। तो पुस्तकें धीरे धीरे हमारे समाज से कम होती जा रही हैं, वो खाद है हमारे लिए, खाद है हमारे लिए, और पुस्तकें हमारे बीच से कम होती जा रही हैं। तो पढ़ने की आदत खासकर युवा पीढ़ी में छूट रही है जी। तो पढ़ने की आदत किसी भी रूप में आए, चाहे वो कागज की पुस्तकों के माध्यम से हो या ई पुस्तकें हो, और टाइप्स ऑफ एडिक्शंस जो हैं वो उनको इस तरफ से खराब कर रहे हैं। हम अच्छे लेखकों को पढ़ें, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हमारे मुंशी प्रेमचंद, इतने सारे हमारे साहित्यकार हुए हैं जिनके ऊपर हमें गर्व है। हम गर्वित हैं कि हमें इतने अच्छे, मतलब इतने सारे इतने अच्छे साहित्यकार हमें मिले हैं, हमारे देश ने दिए हैं। तो हम उनको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को भूलते जा रहे हैं, कबीर के दोहों को भूलते जा रहे हैं, रहीम के दोहों को भूलते जा रहे हैं, तुलसीदास के। तात्कालिक फूहड़ एंटरटेनमेंट है जी, जो आपको 2 मिनट के लिए मजा देता है जी, वो हमारी मौलिकता को खराब कर रहा है, बिल्कुल। वो हमारी शिक्षा को खराब कर रहा है। उसका एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया है जी कि हम ये भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। और इसके परिणाम क्या होंगे? अभी आदमी को लगता है 2 ही मिनट तो स्क्रॉल करना है, बिल्कुल, लेकिन वो हमारी एक ऐसी आदत बन गई है कि आदमी 2 मिनट भी कहीं फ्री होगा तो तुरंत उसके पास मोबाइल पे हाथ चला जाएगा। अच्छा, जबकि टीवी देखने के मामले में ये रेशो कम था। टीवी देखने के मामले में आदमी औसतन 1 घंटा देखता था, 2 घंटा देख लेता था। लेकिन अब क्या हो गया है, स्क्रीन पर हमारा जो नेशनल रिसर्च के हिसाब से जो टाइमिंग है वो 5 से 7 घंटा ईच पर्सन, बिल्कुल, मतलब 5 से 7 घंटे हम स्क्रीन पर रहते हैं। तो ये जो टाइम वेस्टिंग जॉब है, इसमें से बहुत कुछ काम का निकाला जा सकता है, क्योंकि हम डिजिटल क्रांति के साथ हैं जहां कनेक्टिविटी पूरी दुनिया की है और हम इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा है और हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी इस प्रयास में जुड़ें। बिल्कुल। विशेषतः जो छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ पे स्कूल्स वगैरह में लाइब्रेरी हैं, बिल्कुल, विद्यालयों में लाइब्रेरी है, बट आम जनता नहीं पहुँच पाती है जी। और हम चाहेंगे कि जैसे हम वहाँ लाइब्रेरी या पुस्तकालय बनाएं, अपना योगदान किसी भी रूप में दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे के माध्यम से दें। आपके पास 10 किताबें हैं जो आपने पढ़ ली हैं, वो 10 पुस्तकें वो योगदान के रूप में दे दें लाइब्रेरी के, बिल्कुल, पुस्तकालय के उसमें। तो इस तरह से कारवां चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सर, इस टाइप का एक प्रयास हमारे यहाँ एक CLR स्कूल है, उन्होंने एक संचेतना केंद्र शुरू किया था, बहुत ही जबरदस्त और अनूठा प्रयोग था। उन्होंने उसमें, क्योंकि मैंने भी अपनी बहुत सारी पुस्तकें उसमें डोनेट की थी और बहुत सारे लोगों ने उसमें डोनेट किया, एक अच्छी बड़ी लाइब्रेरी बनी। उसकी वजह से ऐसा होता है, तो निश्चित ही हम इस प्रयोग को करेंगे आगे। मैं इसमें आपके साथ हूँ और हम इसमें आगे बात करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। अभी जो मौलिक, जो क्योंकि अभी रिसेंट में, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं, इस ड्यूरेशन में चुनाव चल रहे हैं जी, तो चुनाव को किस तरीके से देखते हैं कि युवाओं का क्या योगदान होना चाहिए और देश को कैसे देखना चाहिए इसको? पंडित जी देखिए, चुनाव हमारे देश के लिए, हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिनका चयन हम अपने प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं जी, वो चयन बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मेरे को एक बात थोड़ी सी रिवाइज आपकी बातों से यानी कि आप चुनाव लड़ चुके हैं जी, ये सही सुना है मैंने? जी, मैं 5 साल पहले विधानसभा के चुनाव में मैंने नामांकन किया था जी, नामांकन किया था। मैं चुनाव लड़ा भी था। और सर, किस क्षेत्र से? मैं लड़ा नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा चुनाव में भाग लिया था मैंने क्योंकि मैं एक अनुभव लेना चाहता था जी, कि और अपना एक संदेश देना चाहता था लोगों को। लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम अच्छे लोगों को इसलिए नहीं चुनते कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस रहा सर उसका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा अनुभव था। हालांकि मैं उस चुनाव के मैदान में हारा था, लेकिन मैं उसको हार नहीं कहूंगा, मैं उसको अपनी जीत कहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत शानदार। और मुझे बहुत
युवा वर्ग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जी। जैसे मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा कि मैं जब अपना कैनवासिंग कर रहा था तो एक मार्केट में एक युवक मेरे पास आए अपनी धर्मपत्नी के साथ में जी। तो उन्होंने बोला कि सर मैं जब आपका कैनवास आज रात के 9 बजे या जो भी टाइम था खत्म हो जाए तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। तो उसके बाद नीचे हम एक पेड़ के नीचे बैठ गए, हल्की सी सर्दी थी। तो उन्होंने बोला कि सर मुझे पता है कि आप इस चुनाव में सफल नहीं होंगे, लेकिन आप लड़ते रहिए, चुनाव में भाग लेते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जैसा कोई कैंडिडेट आए। यस। मैं कोई नेताओं की ड्रेस में नहीं था, मैं कुर्ता पजामा नहीं पहना था, मैं एक जीन्स टी शर्ट में था जैसा मैं जनरली रहना चाहूंगा। तो उन्होंने बोला कि मैं अब चाहता हूं कि प्रतिनिधि ऐसा हो जो मेरे मुद्दों की तरफ ध्यान दे, मेरे विषय क्या है, जो मुझे परेशानी है उसकी तरफ ध्यान दे, ना कि अपनी ड्रेस की तरफ ध्यान दे। मतलब अभी एक सर एक ये भी बड़ी एक चुनौती बन गई है कि आदमी ड्रेस कोड से मेंशन कर रहा है। जी, है ना, ये इस पॉइंट को बस आप कुछ भी पहनिए, आप धोती कुर्ता पहनिए, जीन्स टी शर्ट पहनिए, लेकिन आपका दिल देश के लिए धड़कना चाहिए। बहुत शानदार है ना। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे बहुत मेरा मनोबल बढ़ाया कि आप सर लड़िए जरूर, और मैं चाहूंगा कि आप सफल हों, क्योंकि मैं इस उम्र के इस मुकाम पे हूँ, मैं 34-35 साल का हूँ। उनका कहना था मैं इस समय इस मैदान में नहीं उतर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ चेंजेस आए, कुछ बदलाव आए, लेकिन नहीं उतर सकता क्योंकि अपने मेरी परेशानियां हैं। मैं अपनी नौकरी में ध्यान दूंगा, मेरी अपनी फैमिली मैंने शुरू की है, मेरे अपनी फैमिली अभी शुरुआत हुई है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास समय नहीं है ना मेरे पास अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा मेरा प्रतिनिधि हो जो मेरी समस्याओं को समझे, मेरी समस्याओं के बारे में सिंसियरली काम करे। मैंने कहा मैं आपकी उम्मीदें हैं उसमें खरा उतरने की कोशिश करूंगा जी। अगर चुना गया तो मैं जरूर अपना 100% 100% जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए दूंगा, और आगे मौका मिलेगा तो मैं 100% दूंगा, पूरा बलिदान मैं करूंगा देश के लिए। बिल्कुल। नहीं तो सर वो जो उस समय जो आपको अनुभव हुए जी, जो उस समय शिक्षा मिली, उसमें दोनों, क्योंकि आज हम देखते हैं बड़ा ऐसा माहौल है कि जो होना चाहिए उसकी वजह उस तरफ ध्यान रहता है जो नहीं होना चाहिए। मतलब एक्चुअल में हम समझ नहीं पाते, एक आम आदमी समझ नहीं पाता उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और एक्चुअल में उसके पास अच्छा ऑप्शन नहीं है। मतलब मैं जो वेदना समझ पाता हूँ एक आम आदमी का जो दर्द है वो ये है कि अब वो इसको नहीं चुने तो किसको चुने, तो वो जो चयन है वो कैसे करे, एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बारे में मैं ये बताऊंगा कि मैं जैसे हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बताता हूँ, क्योंकि उसको लगता है क्योंकि करने तो नेताजी सामने खड़े हुए हैं, एटलीस्ट तो पकड़ तो नहीं किए, वही कर पाएंगे, दूसरा आदमी नहीं कर पाएगा, इसको कैसे देखें। बिल्कुल एक काल्पनिक स्थिति में आपके सामने रखता हूँ कि हम जब भी एक किराने की दुकान पर जाते हैं जी, और हमें कुछ साबुन खरीदना है, तो हम किराने की दुकान वाले से, जो दुकानदार से बोलते हैं कि ये साबुन दिखाइए, तो साबुन बताता है, और हमें साबुन वो पसंद नहीं है, उसके पास सिर्फ 2 ही कंपनी के साबुन है जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उसको मना कर देता हूँ कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। हालांकि साबुन एक ऐसी चीज है 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, हम नहीं, साबुन ले सकते हैं। खराब नहीं चुनना चाहता कोई भी। 5-10 रुपए की चीज भी जो ज्यादा मायने नहीं रखती है, उसमें भी खराब चीज नहीं चुनना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हमारे 5 साल और देश के भविष्य का सवाल आता है, अपने जो हमारा क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां हम रह रहे हैं, उसका सवाल आता है, तो हम बिना सोचे समझे चुन लेते हैं। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा है। अच्छा, उसमें सर जो चुनाव की मतलब क्या गजब बात आपने बोली है, मैं इसको एक बार सर पूरी बात को एक बार शार में रिपीट करना चाहता हूँ, मेरी बात को समझिएगा कि मतलब मैं जैसा समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक से रिलेट होकर इस बात को करता हूँ कि आप यही कहना चाहते हैं कि हम जब छोटी छोटी चीजों को चुनते हैं तो हम अपना वहाँ हम लड़ भी लेते हैं और वहाँ हम अपने से छोटे से, क्योंकि हम खराब थोड़े से पैसे के पीछे हम खराब चीज नहीं लेना चाहते, तो हम जब हमारे भविष्य का फैसला होता है, कोई खराब चीज से हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और ये जागरूकता सब में है सर, क्योंकि इसको लेकर कंटिन्यू हर आदमी जागरूक है। छोटे बच्चों को समझा देते हैं कि क्यों ले आया खराब, तो उसकी शिक्षा वहीं से शुरू हो जाती है, खराब नहीं लेना है। लेकिन जब हमें अपना भविष्य चुनने की बारी आती है, जब हमें अपना नेतृत्व चुनने की बारी आती है, तो हम लोग इसमें मतलब सर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान ये रखना चाहिए, देखिए कृष्णा जी, ऐसा है कि
ऐसा नहीं है कि योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने नहीं आता है। नहीं, एक्चुअली में सर बात तो यही होती है ना, क्या होता है कि जब जिस व्यक्ति को, खासकर निर्दलीय उम्मीदवार को, जिसको किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है, उसके पास साधनों की कमी है, उसको जनता यह कहकर ठुकरा देती है कि नहीं, इसको राजनीति का ज्ञान नहीं है, ये क्या करेगा। अच्छा, वो सर इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि एक बड़ी भीड़, मतलब एक बड़ा समुदाय, जब लोग कम्युनिटीज बना लेते हैं, पार्टियां कम्युनिटीज हैं, तो वो कम्युनिटी किसी की नहीं चलने देती, बिल्कुल, है ना, वो अब उस पर पर्दा डाल रही होती है। बिल्कुल। और दूसरा पहलू ये होता है कि कहते हैं कि चलिए ठीक है, इसको जिता भी देंगे तो अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये उसके प्रति कर क्या लेंगे, ये कर क्या लेंगे। हो सकता है कि वही व्यक्ति जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है या किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, योग्य है, लेकिन हम उसको इस पहलू के ऊपर ठुकरा देते हैं कि वो राजनीतिज्ञ नहीं है, क्या राजनीति करेगा, या वो अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। तो ये अन्याय है सर, बड़ी गजब बात है। अभी मैं जैसे हमारे साथ में हमारे निर्दलीय प्रत्याशी अभी बड़े मतलब जुझारू, मैं जब युवा से बात कर रहा हूँ तो अब एक बड़ी बात सर सामने आ रही है कि लोग सुनना चाह रहे हैं उन्हें, लोग समझना चाह रहे हैं उन्हें, क्योंकि उनमें संभावना है। लेकिन एक इशू है कि पार्टी सिंबल नहीं है। तो पार्टी सिंबल क्या होता है, मतलब ये तो एक सेकेंडरी पार्ट है ना। अच्छा, दूसरी बात, जिन योजनाओं पे बात हो रही है जी, वो तो वैसे भी केंद्र से आ रही है, तो उसका संचालन तो नीचे तक करवाने वाला चाहिए, ड्राइवर चाहिए ना। ये ना एक बहुत अच्छी बात कैप्टन साहब से मेरी चर्चा चली थी, उन्होंने बात में बहुत अच्छी बात कही थी सर, कि तोप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तोपची। बिल्कुल, मतलब चला कौन रहा है, बिल्कुल चलाने वाला ज्यादा है। तो मैं इसलिए देखिए, क्योंकि मैं बेबाक बोलने का सामर्थ्य रखता हूँ, इसलिए मैं एक बात आपको वापस से रिवाइज कराना चाहता हूँ, सुनने वाले हर व्यक्ति को वापस से रिवाइज कराना चाहता हूं कि जिनके हाथ में सरकारें रही, अभी तक हमने जिनके हाथ में सरकारें दी, हमने जिन्हें दायित्व दिए, जिनके पास सामर्थ्य था, सब कुछ था, बड़ी बड़ी पोस्टें थी, बड़ी बड़ी जगह थे, मंत्रिमंडल तक पहुंचे, मंत्री बने, उसके बाद भी जहां संभावनाएं थी, जिनके पास सोर्स थे, वो लोग मूलभूत चीजों पे काम नहीं कर पाए। अच्छा, पहले मुझे भी इसमें डाउट था, मैं आपको अपनी बता रहा हूं, मेरे को भी ऐसा लगता था, मुझको भी ये भ्रम था कि ये कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आदमी बात करता है संभव ही नहीं है, कैसे संभव हो सकता है, आपके पास रूलिंग पार्टी नहीं होगी तो कैसे संभव हो सकता है। लेकिन इसी जगह पर जब मैं कैप्टन साहब की पूरी लाइफ स्टाइल पलट के देखता हूं, आप लोग को देखता हूं, आप लोग की लाइफ स्टाइल पलट के देखता हूं, तो आपने अपनी ड्यूटीज के अलावा इतना कुछ कर दिया कि एक विधायक नहीं कर सकता, मतलब पोस्ट पर रह के नहीं कर सकता। क्योंकि जो छोटे छोटे पार्ट जो आपको, देखिए, जब आदमी बिना किसी स्वार्थ के करने का सामर्थ्य रखता है, तो वो ये मैसेज कर रहा है कि जिसके पास पावर होगी वो क्या करेगा। बिल्कुल। तो ये मेरा विषय नहीं है कि मैं इसको खुरेदूं और कहूं, मैं सिर्फ आपसे ये अपील कर रहा हूं, मैं आपसे ये जागरूकता की बात कर रहा हूं कि आपको समझना है कि एक्चुअल में जहां पावर है वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे इसको सर कैसे देखते हैं? मैं ये कहूँगा कि हम भारतीय लोकतंत्र को, चुनावों को एक क्रिकेट लीग की तरह ना बनाएं। यस 2020 की तरह ना, 2020 कोई भी क्रिकेट लीग उसकी तरह ना बनाएं, जहाँ पे पार्टियां एक फ्रेंचाइजी की तरह काम करें। अगर देखिए, अगर एक फ्रेंचाइजी की तरह पार्टी काम करेगी तो उसका जो उम्मीदवार है वो जनता के लिए काम थोड़ी करेगा, अपनी कंपनी के लिए काम करेगा। बिल्कुल सर, आज की जैसे देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो इस बात को बेखूबी तरीके से जानते हैं कि मैच फिक्स हो जाते हैं। अच्छा, जब कॉर्पोरेट्स पैसा लगाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि वो अपने तरीके से डिसीजन चाहते हैं। नहीं, चलिए इस पे हम इस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, ये बहुत विवादास्पद मुद्दा है, इस पे नहीं जाएंगे। बट ये है कि भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय चुनावों को हम एक क्रिकेट लीग की तरह नहीं बना सकते, जहाँ पे पार्टियां एक फ्रेंचाइजी की तरह काम कर रही हैं, उनके प्रतिनिधि एक पेड प्लेयर की तरह काम कर रहे हैं, जो सिर्फ अपनी कंपनी के लिए काम करेंगे, देश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, देश की जनता एक दर्शक नहीं है कि मैच देखने आई है। यस मैच देखने दर्शक आते हैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखने आते हैं। बिल्कुल। अगर कोई भी टीम हारती जीतती उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस समय अगर गलत प्रतिनिधि चुना गया तो उसके पूरे 5 सालों में उसको इतना अधिक असर पड़ेगा जो काफी दूरगामी होंगे। आज के 2000, 3000, 5000 आपके 5 सालों में कई लाख और आपके परिवार के कई हजार घंटों का नुकसान करने वाले है ना। ये बड़ी सोचने की बात है। मतलब आपका निर्णय है, मतलब आपको आर्थिक सीधा लाभ क्या मिल रहा है ये मसला नहीं है, मसला ये है कि आपकी पीढ़ी को, आपके परिवार को, आपको जो जन सुविधाएं, जो
जननायक के द्वारा मिलनी चाहिए, जो उसकी लड़ाई से मिलनी चाहिए, जो उसके कार्यकाल से मिलनी चाहिए, वो छूट जाती है, वो मौलिक चीजें छूट जाती है। आज के हम लोकतंत्र में हैं जी, हम ब्रिटिश के शासनकाल में नहीं है। हमारा प्रतिनिधि है, देश का सेवक है, हमारा राजा नहीं है वो। जी 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 जी, हमारा प्रतिनिधि कर रहा है। हमें जो समस्या, अगर हमारे गांव में रोड नहीं बनी है, हमारे गांव में कीचड़ है, तो ये उसका काम है, प्रतिनिधि का काम है, उन प्रतिनिधियों का काम है उचित मंच तक पहुंचाना और हमारे कष्टों का निवारण करना। लेकिन सर प्राय सर ये देखा गया, मैं आपकी बात करता हूँ थोड़ा सा, कि हमारे जो रूलिंग लीडर्स रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मतलब अगर उसने पाँव नहीं छुए ना साहब जी, तो वो रेडार पे, अगर उसने जी हजूरी नहीं की है ना तो वो रेडार पर, अगर वो मेरी साइड नहीं बोला है ना तो वो रेडार, मतलब सही बात तो कर ही नहीं सकता वो बस वो बात करे जो नेताजी को पसंद है। और ऐसे एक नहीं सर, पूरी पीढ़ियां जिनकी घिस गई, पूरी पीढ़ियां जिनकी चप्पलें बदल गई, पेट बाहर आ गए, दाढ़ी मूछें सफेद हो गई। अगर बात करें तो उनके दादाजी वही कर रहे थे, उनके पिताजी वही कर रहे थे, और अब वो वही कर रहे हैं कि उनके झंडे डंडे लेके घूम रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि अगर हम अपने चुनावों को, अपने लोकतंत्र को एक क्रिकेट लीग की तरह बनाएंगे, तो पार्टियों में वही कल्चर रहेगा जैसे एक फ्रेंचाइजी का होता है। फ्रेंचाइजी का मालिक, उसको भले ही क्रिकेट का बिल्कुल ज्ञान ना हो, लेकिन वो डिसाइड करता है कि कौन प्लेयर खेलेगा। मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, नहीं, ये हमारे लिए विषय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा प्लेयर खेले, कौन सा ना। हो सकता है एक प्लेयर ज्यादा प्रतिभाशाली हो, अच्छा हो, लेकिन मालिक डिसाइड करेगा कि कौन खेलेगा या कौन मेरी टीम में रहेगा। ऐसे ही आजकल पॉलिटिकल पार्टी में अगर होगा तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं। हाँ, ये एक सीधा सा मैसेज है कि एक्चुअल में हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब मैं सर बाद में जब नगर पालिका के बाहर खड़े होके विधानसभा क्षेत्र में जब लोगों को देखता हूँ, तो 5 साल तक वो गाने गाते रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। मैं बार बार उनसे कहता हूँ कि जब चुनने की बारी आ रही थी, तब आप उन्हीं झंडों को लेके और उन्हीं बातों को लेके आप जागरूक ही नहीं हो रहे थे कि किस पे हमको कहाँ बात करनी चाहिए। हम मतलब सबसे बड़ी बात है कि हम डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम देश की जनता इतनी जागरूक होना चाहिए कि वो पूछ सके, सही क्वेश्चन पूछ सके, सही प्रश्न पूछ सके कि भाई आपने हमारे लिए 5 साल क्या किया। जी, अच्छा, ऐसा कोई पूछता है तो उसे इस भावना से देखा जाता है कि विरोधी है, जबकि वो पूछ इसलिए नहीं रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं क्या इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे घर में कोई सुख सुविधा की कमी है? आप क्या इसलिए पूछ रहे हैं कि आज आपको रोटी नहीं है, मकान नहीं, कपड़ा नहीं? आप अपनी जगह से संतुष्ट हैं, आप अपनी जगह पे बैठ के, आज ऐसे लोग हैं जहां जिन्हें किसी मतलब अब तो आपको, मेरे को लगता है, सुकून की जिंदगी जीनी चाहिए थी सर। बहुत सारे लोग हैं, मतलब अगर और दूसरे जॉब्स की प्रोफाइल्स के लोग होते हैं तो वो कहते हैं सब रिटायर्ड हो गए तो उन्हें बाहर आ जाती हैं कि अब कुछ नहीं करना था। लेकिन उसके बाद भी आज आप लोग लग कर अपने समय को, अपनी पूरी लाइफ को, अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये मेरा घर है जी, हाँ, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। अगर हम एक घर का जो मुखिया है या घर का जो सदस्य है, कितना भी बुजुर्ग हो जाए, उसको अपने घर की चिंता होती है कि मेरे घर की दीवार टूट रही है, यहाँ मकड़ी का जाला लगा है, यहाँ पे सीपे जा रही है, तो नहीं करेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मरणासन स्थिति में होगा तब भी करेगा वो, क्योंकि उसका घर है। भारत मेरा देश है, हम लोगों का देश है। हमें कहीं कोई दीवार टूटती नजर आ रही है या कहीं कोई मकड़ी का जाला नजर आ रहा है, तो मैं उस पर अपना विरोध तो करूंगा। हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट है सर, एक कल्याणमल जैन जी, बहुत बढ़िया दैनिक अखबार चलाते हैं, बहुत सब कुछ है। एक्चुअल में उनकी यही अदा उनको लोगों के बीच में बनाए रखती है कि वो बेबाकी से लिखते हैं। अच्छा, उनका एक कोट है, बड़ा अच्छा कोट है कि भैया अपने घर में छिपकली है तो क्या पड़ोसी को जाके बताओगे कि मेरे घर में छिपकली, मेरे घर में कॉकरोच है, मेरे घर में बहुत सारे कॉकरोच हैं? तो आप गाते रहो, उसका प्रावधान आप ही को करना पड़ेगा। आप ही को करना पड़ेगा। अरे आपके घर में कॉकरोच है, आपको सफाई करनी है। बिल्कुल। आप सफाई पसंद है तो सफाई करें, ना कि कोना चुने। बिल्कुल। तो एक दिन आप कोने में रह जाएंगे, एक दिन आप देखेंगे सब तरफ गंदगी है, क्योंकि आप सफाई पसंद है। अपना योगदान तो देना पड़ेगा, आपको योगदान देना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित बात है कि यदि मैं स्वच्छ रहना चाहता हूं तो मैं स्वच्छता को अपनाऊंगा, यदि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं तो मैं व्यायाम को अपनाऊंगा, यदि मैं स्वस्थ, अच्छा दिखना, अच्छा खाना चाहता हूं तो स्वाभाविक बात है वो चीजें खाऊंगा जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। तो मैं उन विचारों को, उन लोगों को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूं जो मेरी जिंदगी को, मेरे भविष्य को, मेरे घर को और मेरे परिवार को, मेरे समाज को दूषित कर रहे हैं? तो निश्चित ही हमें अपने चयनों में सुधार करना होगा। हमें प्रबलता से
समझदारी के साथ अपने प्रतिनिधियों को चुनना होगा। सर, कैप्टन साहब के साथ आपके कैसे रिलेशन है? कैप्टन अनिल कुमार खरे क्योंकि सर्विस में मेरे से सीनियर थे, करीब 5 साल सीनियर थे, तो हमेशा सीनियर रहेंगे। तो ये कहा जाता है वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। यस, एक बार फौजी जो रहता है हमेशा फौजी रहता है। हमेशा फौजी जो सीनियर थे तो उनको मेरा सैल्यूट है। यस सर। और उनके इस प्रयास को सैल्यूट है कि उन्होंने अपना पूरा व्यावसायिक जीवन पूरा ईमानदारी से निकाला और आगे जो भी करना चाहेंगे पूरी ईमानदारी से करना चाहेंगे। अपने क्षेत्र को 100% क्या 200% देना चाहेंगे वो। जी जी जी। जो उनकी सामर्थ्य नहीं है उसमें से भी निकाल के देंगे वो। अच्छा सर, बड़ी गजब बात है। अभी जब ये एपिसोड्स चल रहे हैं, जब लोग चर्चा कर रहे हैं, तो किसी ने मेरे से एक बड़ा प्रश्न किया, अच्छा तो मतलब फौजी साहब को अब माल बटोरने क्या ध्यान आ रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो कोई क्या कह रहा है इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, आप अपना कर्म करते रहिए। अगर आपने सबको प्लीज करने की कोशिश करी, सबको खुश करने की कोशिश करी, तो अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। एक अच्छी बात सर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये तो एक बात है कि देखिए, जिसके पास कोई काम नहीं है वो कुछ तो करेगा। बिल्कुल। तो वो ये प्रिडिक्ट करेगा कि साहब आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से बताएगा, समय बताएगा कि कितना काम करना चाहते तो कितना काम कर पाए। तो एक बार उनको मौका देना अवश्य है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये बिल्कुल ऐसी वाली बात है। तो यकीनन हमको देखिए, हम कल लकीर के फकीर हों और फिर हम कहें कि एक्चुअल में ऐसा हो जाता, तो शायद इससे बचने के लिए हमको एक अच्छे कदम उठाने चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी रहे, सत्ता में कोई भी रहे, इससे हमें तो एक विधायक चाहिए ना, हमें तो अपना एक नेतृत्व चाहिए ना। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे बारे में सोचे, हमारे परिवार के बारे में और हमारे घर के बारे में सोचे, हमारे समाज के बारे में सोचे। तो निश्चित ही हम एक मिलकर अच्छी सरकार बनाएंगे। हम सब मिलकर मतदान करने जाएंगे और अपने मतदान को बिना बेके, बिना प्रलोभनों के और बिना तात्कालिक लाभ देखते हुए, भविष्य की निधि को देखते हुए और भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए काम करेंगे। तो सर, कैप्टन साहब का जो रवैया है जी, मतलब वो अभी जैसे हैं, एक्चुअल में बड़ा सिंसियरिटी से सबके साथ। मैंने भी देखा कि किसी ने उनसे कहा था कि साहब कुछ सेवा विवा हो जाए, तो उन्होंने बड़ा कर रहा जवाब देकर सर हटा दिया। सच है क्या सर? वो हमेशा जैसे थे वैसे ही हैं। मैं तो उनको बहुत पिछले 3 दशकों से जानता हूँ और जैसे थे वैसे ही हैं। वही ईमानदारी जो उनकी मौलिकता है, जो उनका सबसे बड़ा, उनका जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो उनकी ईमानदारी है। बिल्कुल। तो उसी ईमानदारी के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी ईमानदारी के साथ अगर वो चुने गए तो पूरी ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। जो लोगों की समस्याएं हैं उसको पूरा करेंगे और किसी भी चीज में कभी ऊंच नीच नहीं होगी। जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, जैसा होना चाहिए। और ये है कि मैं जनता से ये अनुरोध करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि एक मौका दे के देखिए, क्योंकि वो राजनीति नहीं जानते, हम लोग राजनीति नहीं जानते, पर काम कर सकते हैं। कोई भी काम हमें दीजिए, हम बहुत अच्छी पूरी सिंसियरिटी के साथ। सिंपल सी बात है सर, बड़ी बड़ी आपदाओं और विपदाओं के समय हमें बताना नहीं पड़ा आर्मियंस ने कैसे काम किया। मतलब जब भी कभी किस देश पे आपदा आई है, और आपदा ही नहीं, कोई भी राहत कार्य, कोई भी सुरक्षा का कार्य और इवन कोई भी सामाजिक कार्य, जब इवन गणेश जी विसर्जन हो या नवरात्र के पंडाल सज रहे हो या चुनाव हो, ऐसे समय भी आर्मी की बड़ी भूमिका। मैं भी जैसे अब चूंकि हम लोग भारतीय सेनाओं से बाहर रिटायर्ड हो चुके हैं, तो मैं फौज का इस्तेमाल चुनाव के पर्पस के लिए नहीं करूंगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा, हाँ, लेकिन ये जरूर करूंगा कि जो हम फौज से सीख के आए हैं, सिविल लाइफ में वापस आए हैं, फौज से सीख के जो आए हैं अच्छी चीजें, उसका हम पूरा का पूरा योगदान उन खूबियों की वजह से जो सीख के आए हैं, उसका पूरा का पूरा निचोड़ जो है देश की जनता के फायदे के लिए जरूर करेंगे। एक बहुत अच्छी बात अभी मेरे सामने आई थी कि जो कैप्टन अनिल सर ने कही थी कि एक्चुअल में हमको इस पे काम नहीं करना, हमें जो की बुराइयों पे काम नहीं करना, काम नहीं करना। हाँ, हमें काम करना है जो वास्तव में काम की जगह है, जो जहाँ काम चाहिए, मतलब ग्राउंड पे हमें जो काम करना है उसकी बात करेंगे। उसमें हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना है कि किसने क्या गलत किया। नहीं, हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ उस पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि जो चीजें नहीं हो पाई, देखिए सबने अपना योगदान दिया, बिल्कुल सारी पार्टी ने अपना योगदान दिया। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, किसी नहीं, सबने अपना योगदान दिया। अच्छा है जो उन्होंने किया। जो कमियां रह गई, उन कमियों को पूरा करने के लिए अगर अच्छे व्यक्ति को मौका मिले तो कमियां रहेंगी नहीं। यस, तो बड़ी समझने की बात है मित्रों। सर, आप आखिरी में फाइनली क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से?
मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि ये हमारा देश हमारा घर है। अगर इसको हम नहीं सजाएंगे संवारेंगे, दिवाली आ रही है, इसमें अगर हम इसकी सजावट नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आके नहीं करेगा। तो मेरा आपसे यही विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि इस देश की सेवा, इस देश की सजावट आपको ही करना है। और आपके हाथ में वो शक्ति है, आपके वोट में वो शक्ति है कि जिससे आप अपने देश को एक बहुत अच्छा देश बना सकते हैं। तो इस संदेश पर ध्यान दीजिए और एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए। तो सभी दर्शकों को दिवाली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ में आज हम कंटिन्यू रहते हुए, देखिए कंटिन्यूशन में चल रहा है, और कंटिन्यू रहते हुए यहाँ आज हम इसको विराम देते हैं और नेक्स्ट मुलाकात में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।